तो हेलो गाइस, वापस वाला एनिमे लेके आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कर लेता है, जिसकी वजह से रोबोट केवल कुछ ही देर के लिए बंद रहेगा और इतनी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं ब्लॉक जी तक। लेकिन इससे पहले ये लोग ब्लॉक जी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे रोबोट फिर से अपनी पावर गेन कर लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पे मकीना भी हैरान थी जब उसे पता चलता है ब्लॉक जी के बारे में, और वो सोचती है कि मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रोबोट लगातार गैंटा के ऊपर हमला कर रहा है, और यहाँ पे गैंटा सोचता है कि मेरी वजह से यू की जान भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन तुरंत ही सीरो पंच मारती है रोबोट को और वहाँ से दूर फेंक देती है, और फिर गुस्से में बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते। लेकिन इतने देर में रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे अब गैंटा डिसाइड करता है कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा। लेकिन गैंटा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी पावर को समझ नहीं कर पाएगा और वो अपने दोस्तों को खो देगा। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे एक ऐसा आदमी आता है जो कि आते ही वहाँ पे रोबोट को बीच में से काट देता है, और इस आदमी के पास भी सेम वैसी ही पावर है जो कि हमने गैंटा के पास देखी है, और यही वो क्रिमिनल है जिसको रोकने के लिए 4 साल पहले इस रोबोट का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे गैंटा को ऐसा लगता है कि यही वो आदमी है जिसने कि मेरे सभी दोस्तों की जान ले ली थी, इसलिए गैंटा तुरंत ही उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद ये क्रिमिनल अपने हाथों में कट लगाता है और अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है यहाँ पे गैंटा से लड़ने के लिए, और वो गैंटा की बॉडी पे काफी सारे कट लगा देता है। गैंटा भी चीज देख करके हैरान था कि ये आदमी अपने ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है वेपन्स को बनाने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ तमाकी को भी पता चल जाता है इन दोनों की फाइट के बारे में, और वो वहाँ पे सिक्योरिटी को भेजने लगता है। यहाँ पे क्रिमिनल गैंटा को बोलता है कि हम दोनों की फाइट कल होने वाली है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे अभी फाइट करो तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी गैंटा एक आयरन रॉड की मदद से लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा होता है इस क्रिमिनल के ऊपर, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। बाद में वो क्रिमिनल उसके आयरन रॉड के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और बोलता है कि तुम बहुत ही वीक हो, और इतना बोल करके ये क्रिमिनल यहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर यहाँ पे गैंटा को इस बात का एहसास होता है कि अगर उसे भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो उसे अपने खून का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे गैंटा धीरे धीरे समझ रहा होता है कि उसे अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ पे कट लगाता है और अपने खून की मदद से गोली बनाता है, और उस गोली से हमला कर देता है उस क्रिमिनल के ऊपर। ये क्रिमिनल अपने वेपन से उसकी गोली को रोक तो लेता है, लेकिन उसकी गोली बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इतनी पावरफुल तो थी कि उसके वेपन को तोड़ देती है और सीधा क्रिमिनल के सीने में लगता है। यहाँ पे क्रिमिनल को ज्यादा कुछ तो होता नहीं, लेकिन वो क्रिमिनल बोलता है कि मुझे तुमसे फाइट करने में मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी पावर को धीरे धीरे अब जान रहे हो। और इतना बोलने के बाद ये क्रिमिनल जोरों से हंसने लगता है। तब यहाँ पे गैंटा समझ जाता है कि ये वो आदमी नहीं है जिसको वो ढूंढ रहा था, क्योंकि जिस आदमी ने गैंटा के क्लास में हमला किया था और ये आदमी जो अभी हंस रहा है, उन दोनों की हंसी में बहुत ज्यादा फर्क है। फिर गैंटा इस क्रिमिनल से पूछता है कि मुझे इस पावर के बारे में और भी ज्यादा बातें जाननी है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल बताता है कि मेरा नाम सेंजी है और तुम्हारे अलावा ऐसी पावर कईयों के पास है, और ऊपर से इस पूरे एरिया को बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम जैसे लोगों को यहाँ पे कैद करके रखा जा सके, और अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है। और इतना बोलने के बाद सेंजी फिर से गैंटा के ऊपर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो जैसे ऐसा करने वाला था तुरंत ही बीच में सीरो आ जाती है और वो सेंजी को ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन यहाँ पे सेंजी शर्माने लगता है जब उसे पता चलता है कि सीरो एक लड़की है, और क्योंकि सीरो उसके ऊपर चढ़ गई थी तो यहाँ पे सेंजी दूर हो जाता है। इसके बाद सेंजी बोलता है कि तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो इतना टाइट आउटफिट है उसकी वजह से तुम्हारे बहुत चीजें दिख रही हैं। लेकिन तुरंत ही ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे सेंजी और गैंटा दोनों को बेहोश कर दिया जाता है। और यहाँ पे जब सीरो देखती है कि उन दोनों को बेहोश कर दिया गया है तो वो लगातार हमला करने की कोशिश कर रही होती है बाकी गार्ड्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सीरो को और यो को भी गार्ड्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तब तमाकी अपने गार्ड्स को बोलता है कि यो को वापस जाने दो, लेकिन यहाँ पे एक गार्ड पूछता है कि सीरो के ऊपर कोई भी नंबर क्यों नहीं है, लेकिन तमाकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और इस बात को टाल देता है। तभी मकीना भी अपने आदमियों को उस तरफ पे भेजती है जहाँ पे गैंटा और सेंजी की फाइट हुई थी, लेकिन यहाँ पे मकीना को पता चलता है कि ना तो वहाँ पे कोई रोबोट है और ना ही यहाँ पे फाइट के कोई भी सबूत है, जिसके बाद मकीना समझ जाती है कि जरूर तमाकी ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे मकीना ये सोच रही होती है कि तमाकी ने ऐसा क्यों किया। अब यू और सीरो को जब दूसरे सेल में लेके जाया जा रहा होता है तब यहाँ पे यू पूछता है कि ब्लॉक जी को छुपा करके क्यों रखा गया था। तब यहाँ पे गार्ड बताते हैं कि ब्लॉक जी के अंदर हम ऐसे प्रिजनर्स को रखते हैं जिनके अंदर ब्लड कंट्रोल करने की पावर है, और हमें नहीं पता कि उनकी पावर कितनी ज्यादा है और वो क्या कर सकते हैं, और किसी को उनसे खतरा ना हो इसलिए हमने उन्हें छुपा के रखा था। इसके बाद दोनों को ही एक जगह पे भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि अपने अपने सेल में वापस चले जाओ। लेकिन यहाँ पे सीरो डिसाइड करती है कि वो गैंटा को खुद ही ढूंढ लेगी,
लेकिन ये जो गार्ड्स होते हैं ये यो के सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं कि जो डैमेज तुम लोगों ने किया है उसकी इससे भरपाई हो जाएगी। अब यहाँ पे गेंटा की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक टेबल पे पाता है, एक एक्सपेरिमेंट टेबल के ऊपर। तभी उसका लॉयर यानी कि तमाकी वहाँ पे आता है और उसको सारी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने दोस्तों का खून नहीं किया था और मैंने ही तुम्हें इस केस के अंदर फंसा दिया था ताकि तुम इस प्रिजन के अंदर आ सको। मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। गेंटा को बहुत गुस्सा भी आता है लेकिन वो तमाकी के सामने कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तमाकी उसे बिजली के झटके देता है जिसकी वजह से गेंटा कमजोर पड़ जाता है। और फिर तमाकी बताता है कि कल तुम्हें सेंजी के साथ फाइट करना होगा और ब्लॉक जी के अंदर हम यही करते हैं, हम लोग स्पेशल पावर के लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करवाते हैं और यहाँ पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। अगर तुम अपना मैच जीत जाते हो तो तुम्हें डॉग रेस से भी ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं खुद तुम्हें काफी सारे एंटीट्यूड भी दूंगा। लेकिन अगर तुम काफी सारे मैच को लगातार जीतते गए तो मैं तुम्हें उस आदमी से मिलाऊंगा जिसकी तुम्हें तलाश है, यानी कि उस रेड मैन की जिसने तुम्हारे सभी दोस्तों की जान ली थी। वो रेड मैन हमारा सबसे पावरफुल क्रिमिनल है। इसके अलावा उसी ने उस पावर को सबसे पहले पोजेस किया था जो आज तुम्हारे पास है। सारी बातें सुन लेने के बाद गेंटा बोलता है कि मैं उस आदमी को तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे तमाकी बोलता है कि तुम्हें कल के मैच की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद गेंटा को एक वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पे वीडियो में बताया जाता है कि एक अजीब टाइप का पैरासाइट था जिसकी वजह से लोग इन्फेक्ट हो रहे थे और लोगों के अंदर ये ब्लड टाइप का पावर आ जाता था और हम चाहते थे कि जिन लोगों के पास ये पावर है वो लोग इस पावर को अपने लिमिट तक लेकर के जाएं। इसलिए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया गया, वो भी वंडरलैंड के अंडरग्राउंड एरिया में। लेकिन इस वीडियो के अंदर काफी सारे लोगों का खून हो रहा था और लगातार खून देखते हुए यहाँ पे गेंटा रो रहा था। लेकिन गेंटा अपनी आंख बंद नहीं कर सकता और उसको लगातार ये वीडियो देखना ही होगा। और आखिरी में तमाकी यहाँ पे गेंटा को एक वार्निंग देता है कि अगर तुम जीते तो तुम्हें खूब सारा पैसा दिया जाएगा, लेकिन याद रखना अगर तुम हार गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारी बॉडी हमारे बहुत काम आने वाली है। अब यहाँ पे मकीना डायरेक्टर के पास जा रही होती है। डायरेक्टर वो आदमी है जो कि पूरे वंडरलैंड को कंट्रोल करता है, लेकिन गेट पे ही उसको रोक दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि डायरेक्टर अभी नहीं है और अगर तुमने जबरदस्ती उनके ऑफिस में घुसने की कोशिश की तो हमें तुम्हारी जान लेनी होगी। और फिर मकीना वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गेंटा और सेंजी की फाइट होने वाली है, लेकिन हर किसी को ऐसा लगता है कि फाइट अनफेयर है क्योंकि यहाँ पे गेंटा को अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता, वहीं पे सेंजी इसमें माहिर है। इसके बाद सेंजी अपने वेपन का इस्तेमाल करता है लड़ने के लिए, तो वहीं पे गेंटा तुरंत ही अपने हाथ में से खून निकालता है और एक पेड़ पे चढ़ जाता है। इसके बाद वो अपने खून की मदद से काफी सारे बुलेट्स को बनाता है और लगातार सेंजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेंजी दोनों ही बुलेट्स को बीच में से काट देता है और बच जाता है। अब यहाँ पे गेंटा के पास कोई और चॉइस नहीं होता, लेकिन उसको बहुत ही बड़ा बुलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंजी के खिलाफ, लेकिन सेंजी उसको भी रोक देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गेंटा की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि बुलेट बनाने के लिए उसने काफी सारे ब्लड का इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पे गेंटा को लगातार चक्कर आ रहे होते हैं। तुरंत ही सांजी अपने ब्लेड का इस्तेमाल करता है और पेड़ को काट देता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने अपने ब्लेड को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया था और पेड़ के कट जाने की वजह से गेंटा अब इधर उधर भाग नहीं सकता और कहीं पे छुप भी नहीं सकता। अब यहाँ पे सेंजी फिर लगातार गेंटा के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ नर्स बोलती है कि अगर हमें गेंटा की पावर के बारे में पता करना है कि उसको ये पावर कैसे मिली तो हमें उसकी बॉडी को डायसेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे तमाकी बोलता है कि ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे गेंटा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और जब वो घायल होता है तब उसे बचपन की कुछ बातें याद आ रही होती हैं और उन्हीं बचपन की यादों में वो सीरो को देखता है जहाँ पे लगातार वो सीरो से हर बार हार जाया करता था। अब यहाँ पे सेंजी डिसाइड करता है कि वो गेंटा की जान नहीं लेगा, लेकिन गेंटा उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो बोलता है कि मैं फाइट करूंगा और आखिरी दम तक करूंगा। अब यहाँ पे सेंजी भी तैयार हो जाता है फाइट के लिए, लेकिन सेंजी को पता होता है कि गेंटा ऑलरेडी अपनी पावर के लिमिट पे है, यानी कि वो अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो थक जाएगा। लेकिन यहाँ पे गेंटा अपनी बुलेट की मदद से तुरंत ही एक सामान के ऊपर हमला करता है जो ऊपर लटक रहा था। अब वो सामान जब नीचे गिर रहा होता है तो सेंजी का ध्यान उस तरफ चला जाता है और सेंजी फिर उसको बीच में से काट देता है। लेकिन यहाँ पे गेंटा को एक मौका मिल जाता है सेंजी के करीब जाने का और उसके करीब जाते ही उसके पुराने वाले घाव पे हमला करता है और उसके सीने पे हमला करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यो और सीरो को। यहाँ पे यो एक आदमी से बोल रहा होता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन ला करके दो कि हम ब्लॉक जी तक कैसे जा सकते हैं, कोई और रास्ता। और वो आदमी बोलता है कि ठीक है मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। फिर यहाँ पे यो उसको खूब सारा पैसा दे करके उस रास्ते का पता लगा लेता है। लेकिन जब वो लोग रास्ते पे जा रहे होते हैं तब यहाँ पे यो बोलता है सीरो को कि तुम्हें शांत रहना होगा और सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स हैं। अब हमें दूसरी तरफ ये बात पता चलती है कि गेंटा जो है वो फाइट जीत चुका है और सेंजी ने अपनी हार मान ली। अब इसके बाद जब सेंजी अपनी हार मान लेता है तो वो बोलता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सेंजी ने यहाँ पे इसलिए हार मान ली थी क्योंकि चोट लगने की वजह से उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है और उसको पता था कि वो अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपनी हार मान ली। लेकिन तुरंत ही गेंटा देखता है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर सेंजी को बंदी बना के रखा गया है और क्योंकि सेंजी ने हार मान ली है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जैसे ही सेंजी बोलता है रुकने के लिए तभी मशीन के ऊपर दिखता है आँख
और इसका मतलब ये है कि अब सेंजी की एक आंख निकाली जाएगी। और यहाँ पे गेंटा देखता है कि उसकी आंखों के सामने सेंजी का एक आंख निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे सीरो जो है वो कमांड टावर के अंदर चली जाती है और वहाँ के सभी गार्ड्स को हरा देती है। लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि यो ने उसको धोखा दिया, क्योंकि यहाँ पे यो उसको चारा बनाना चाहता था ताकि सभी गार्ड जो है सीरो की तरफ चले जाएं और वो अकेला ही ब्लॉक जी तक पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो ब्लॉक जी की तरफ जाने वाला था, वो देखता है कि कमांड टावर पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे उनके बॉडी के टुकड़े इधर उधर गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे यो तब देखता है सीरो को और उसको पता चलता है कि सीरो के पास भी ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो किसी की भी जान ले सकती है तुरंत ही। और यो इसको देख करके डर जाता है क्योंकि सीरो उसकी तरफ स्माइल कर रही थी, लेकिन तुरंत ही सीरो बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर के गेट के बाहर जो गार्ड्स खड़े रहते हैं वो आते हैं और सीरो को वहाँ से ले जाते हैं। उनका ध्यान यो की तरफ भी जाता है, लेकिन वो लोग यो को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद यो डिसाइड करता है कि वो अगली बार गेंटा और यहाँ पे सीरो के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो उन दोनों के बीच में आया तो हो सकता है वो दोनों इसकी जान ले ले। अब यहाँ पे गेंटा अपने दोनों दोस्तों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तुरंत ही उसे एक आवाज आती है जहाँ पे एक आदमी एक लड़की के हाथ में से फ्लावर छीनने वाला है। लेकिन वहाँ पे गेंटा आता है और उस आदमी को अपना खाना दे देता है। ये आदमी गेंटा का खाना तो खा जाता है, लेकिन उसके अलावा वो उसका प्लेट भी खा जाता है। लेकिन इस आदमी की भूख तब भी नहीं मिटती। वो बोलता है कि मुझे वो फ्लावर पॉट भी चाहिए। फिर ये दोनों कैसे भी करके उस लड़की के सेल में जाकर के छुप जाते हैं और यहाँ पे लड़की बोलती है कि मेरा नाम मीना है। फिर इसके बाद मीना बताती है कि मैंने तुम्हारी फाइट भी देखी थी, मुझे वो फाइट बहुत ही अच्छी लगी। और इतना बोलने के बाद वो गेंटा के बहुत ही करीब चली जाती है। लेकिन यहाँ पे गेंटा को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है, तो वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा फ्लावर पॉट बहुत ही अच्छा है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि टॉपिक चेंज हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मीना अपनी इंजरीज को दिखा रही होती है और बोलती है कि मेरे फादर मुझे लगातार पीटा करते थे और एक दिन जब वो मुझे पीट रहे थे तब मेरी पावर अचानक से एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से मैंने अपनी फादर की जान ले ली और उसके बाद मेरे को दोषी करार दे दिया गया, जिसके बाद मैं इस प्रिजन के अंदर आ गई। लेकिन मेरे भाई को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ और वो कोशिश कर रहा है मुझे इस जेल से बाहर निकालने की। मीना यहाँ पे ये भी बताती है कि मुझे ये फाइटिंग नहीं करनी, और जब वो बोल रही होती है तभी अचानक से उसका कपड़ा गिरने वाला था और फिर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट देखने लगते हैं क्योंकि दोनों को शर्म आने लगती है। फिर इसके बाद गेंटा बोलता है कि क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें, और ऊपर से मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा ताकि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तुरंत ही कुछ पाइप्स आकर के गिरने वाले होते हैं इन दोनों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे गेंटा मीना की तो जान बचा लेता है, लेकिन खुद इसमें घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग सेल में रख दिया जाए। इसके अलावा गार्ड्स ये भी बता देते हैं इन दोनों को कि अगली फाइट अब तुम दोनों के बीच में होने वाली है। अब यहाँ पे तमाकी जो है डायरेक्टर के पास जाता है और बोलता है कि हमें इन फाइट्स को रोक देना चाहिए क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा बोल तो रहे हो, लेकिन तुम भी इन फाइट्स को देखना चाहते हो। अब वो दिन आ जाता है जब इन दोनों को आपस में फाइट करना होगा। यहाँ पे गेंटा बोलता है कि हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीना तुरंत ही अपने कान में से खून निकालती है और यहाँ पे गेंटा के पाँव पे हमला करती है ताकि गेंटा इधर उधर भाग ना पाए। और यहाँ पे फिर मीना बताती है कि मैं एक साइको हूँ, मुझे लोगों का खून करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने तुमसे जितनी ये बातें कल बोली थी वो सब झूठ थी। अब इतनी बातें सुन लेने के बाद गेंटा को गुस्सा आ जाता है, वो भी हमला करने लगता है मीना के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यो भी आ जाता है क्योंकि यो ने एक गार्ड के ऊपर हमला किया था और उस गार्ड के कपड़े पहन करके वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे फिर यो रिवील करता है कि मीना मेरी सिस्टर है और मैं लगातार पैसे इकट्ठे कर रहा था ताकि मैं उसकी फ्रीडम को खरीद सकूं। तभी वहाँ पे दो और गार्ड आ जाते हैं और वो यो को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तमाकी बोलता है कि यो को भी उस केज के अंदर डाल दो। यहाँ पे मीना समझ जाती है कि उसका भाई उसके लिए जेल के अंदर आया है, लेकिन इतना सुन लेने के बावजूद भी और ये सब देखने के बावजूद भी मीना का जो ट्रू कलर था वो नहीं बदलता। उसको अभी भी इन चीजों में बहुत मजा आ रहा था। अब यहाँ पे यो को ऐसा ही लगता है कि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, लेकिन यहाँ पे गेंटा उसको सारी सच्चाई बताने वाला था कि तुम्हारी बहन कैसी है, लेकिन वो ऐसा कर पाता मीना तुरंत ही उसके ऊपर पाँव पे हमला करती है और उसके बाद उसे बोलती है चुप रहने के लिए। मीना ऐसा दिखाती है कि वो इनोसेंट है। इसके बाद यहाँ पे कांटा जब हमला करने वाला था मीना के ऊपर, तुरंत ही यो बीच में आ जाता है और बोलता है कि मेरी बहन के ऊपर तुम हमला नहीं करोगे। लेकिन वहीं पे मीना बोलती है कि मैं सबसे पहले तो यो के ऊपर हमला करूंगी, यानी खुद के भाई पे, और बाद में मैं गेंटा के ऊपर हमला करूंगी ताकि मैं दोनों को हरा सकूं। और फिर यहाँ पे यो बताता है कि मुझे पता है कि मेरी बहन के पास किस तरीके की पावर है। तो होता यूं है कि उस दिन मेरे फादर मेरी बहन का रेप करने वाले थे और मैं अपनी फादर की जान लेने वाला था, लेकिन तुरंत ही मीना ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और हमारे फादर की जान चली गई। इसके बाद यू मीना को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलती हो, लेकिन अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जैसी भी हो मेरी बहन हो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन लगातार करता रहूंगा। लेकिन मीना को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती
जाती है अपने भाई को टॉर्चर करने के लिए और फिर लगातार उसे पीटने लगती है। और यहाँ पे गेंटा जब अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है यू की जान बचाने के लिए, तब यहाँ पे मीना यू को सामने ले आती है एक शील्ड की तरह, ताकि गेंटा उसके ऊपर हमला ना कर पाए। और फिर यहाँ पे मीना बताती है कि मुझे मेरी फैमिली से कभी प्यार था ही नहीं और ना ही मेरे भाई से, मैंने बस सबका इस्तेमाल किया ताकि मैं अपना फायदा निकाल सकूं। यहाँ पे मीना ये भी बताती है कि मुझे मेरी माँ से भी नफरत है, क्योंकि अर्थक्वेक के दौरान जब मैं टेबल के अंदर फंस गई थी तब मेरी माँ ने मुझे नहीं बचाया, बल्कि एक फ्लावर पॉट को लेकर के वहाँ से निकल गई थी। अब यहाँ पे मीना जब ये सारी बात बता रही होती है, तुरंत ही गेंटा उसके हाथ पे हमला करके यू की जान बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे मीना तुरंत ही गेंटा का हाथ बांध देती है। लेकिन उसके बाद गेंटा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मीना के डायरेक्ट पास आकर के हिस्से से हमला करता है, जिसके बाद मीना हार जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस जो इनका फाइट देख रही होती है उन्हें मजा नहीं आता। वो बोलती है कि गेंटा बहुत ही ज्यादा वीक है और उसने अपने ब्लड का इस्तेमाल नहीं किया इस फाइट को जीतने के लिए। तब यहाँ पे गेंटा मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि मेरी मर्जी में अपने पावर का कैसे भी इस्तेमाल करूँ, मुझे जीतने से मतलब है। यहाँ पे सेंजी भी देख रहा होता है गेंटा को और उसको भी देख करके बहुत मजा आ रहा होता है। यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें भी बहुत मजा आता है गेंटा की फाइट को देखने के बाद। वो फिर सीरो को उठाते हैं और बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरे ड्रीम को रियलिटी में बदलना होगा। और यहाँ पे डायरेक्टर सीरो को बोलते हैं कुछ खाने के लिए, लेकिन सीरो ऐसा नहीं करती और सीरो को ऐसा देख के लग रहा है कि वो पहली वाली सीरो नहीं रही, वो बिल्कुल ही बदल गई है। और इसके बाद फिर डायरेक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो सीरो पे लगातार हमला करने लगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे गेंटा को जो देखने आया होता है कि मीना कैसी है, लेकिन तुरंत ही पूरा एरिया हिलने लगता है। और यहाँ पे जब मीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफी सारे कैबिनेट गिरने वाले हैं। तब मीना को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसकी माँ जब उसे छोड़ के जा रही थी तब उसका भाई वहाँ पे आया था उसकी जान बचाने के लिए, और इस बार भी उसके भाई ने ही उसकी जान बचा ली। लेकिन मीना की जान बचाने के चक्कर में यहाँ पे यो जो है वो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन तब भी मीना के ऊपर वो गुस्सा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मीना को ऐसा लगता है कि यो उससे झूठ बोल रहा है। तभी यो बोलता है कि अगर फिर से हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि किसने हमारे फादर की जान ली थी तो मैं अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लूंगा। लेकिन मीना ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि मैंने ही अपने फादर की जान ली थी और ये बात सच है। यहाँ पे गेंटा को भी लगातार सीरो की याद आने लगती है और वो देखता है कि उसकी पुरानी मेमोरीज में वो लगातार सीरो को ही देख रहा है। उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं वो सीरो के साथ बचपन में खेल चुका है और उससे पहले भी मिला है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं सीरो को जिसने डायरेक्टर को हरा दिया। हमें एक और बात पता चलती है कि सीरो वही रेड मैन है जिसने की गांटा के स्कूल के ऊपर हमला किया था, वहाँ के सभी बच्चों की जान ले ली थी। अब इसका गेंटा जब इधर उधर घूमने लगता है तो देखता है सेंजी को और वो सेंजी से माफी मांगता है। बोलता है कि तुम्हारी आंख के लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन सेंजी बोलता है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, ये सब चीजें तो मेरे साथ होती रहती है, इन बातों को भूल जाओ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे जितने भी हमले हैं उनके अंदर काफी सारा गैप है और उन्हें ठीक करने की जरूरत है। इसके बाद गेंटा यो के पास जाता है और पूछता है कि सीरो कहाँ पे है, तो यो बताता है कि मुझे नहीं पता, वो मुझसे अलग हो गई थी। तब यहाँ पे गेंटा बताता है कि मुझे याद आया कि मैं सीरो के साथ पहले भी खेल चुका हूँ और जिस जगह पे मेरी माँ काम किया करती थी वो एक रिसर्च फैसिलिटी थी और वहीं पे सीरो रहा करती थी। और मुझे याद है कि मैं हर बार सीरो से मिलने जाया करता था, लेकिन एक दिन सीरो को इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से उसका मूड खराब था और जब मैं उससे करने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया। और जब मैं वहाँ से बाहर जा ही रहा था तभी एक डॉग ने मेरे पे अटैक कर दिया था और जब मैंने मदद के लिए किसी को बुलाया तब वहाँ पे सीरो आती है और डॉग को मार देती है और उसके बाद से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये बातें सुन लेने के बाद यू का मन कर रहा था कि वो सच्चाई बता दे गेंटा को, वो बता दे कि सीरो जिस तरीके से वो इमेजिन कर रहा है वैसी अब नहीं रही। लेकिन यू को ऐसा लगता है कि अगर वो गेंटा को सारी सच्चाई बता देगा तो यहाँ पे गेंटा का दिल टूट जाएगा। और यहाँ पे मकीना को गुस्सा आ रहा था, उसको इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि तमाकी ने जितने भी ब्लॉक जी के बारे में इंफॉर्मेशन थी उसको हटा दिया था कंप्यूटर सिस्टम से। और फिर मकीना डिसाइड करती है कि वो दूसरा रास्ता अपनाएगी, यानी कि रूल्स को तोड़ेगी ताकि वो देख सके कि सच्चाई क्या है। अब यहाँ पे तमाकी के पास नर्स आती है और बताती है कि जब मैंने गेंटा का एग्जामिन किया था तब मुझे उसके सीने से रेड कोट मिला था। यहाँ पे तमाकी बताता है कि रेड कोट किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं कपड़ों के टुकड़े हैं जो कि सीरो पहना करती है और यहाँ पे वो कपड़े जो है डायरेक्टर के पास ही रहते हैं। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब डायरेक्टर मर जाए, जैसे वो मर जाएगा इस पूरे एरिया का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे यू तमाकी से मिलता है और फिर तमाकी बताता है कि तुम चाहो तो अपनी बहन के लिए कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो लेकिन उसको यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। अब यहाँ पे गेंटा जब यू की तरफ जा रहा होता है तभी एक लड़की बीच में आ जाती है। वो तुरंत ही गेंटा के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ कहीं ले जाती है। फिर गेंटा को जब होश आता है तो ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम कारा है। तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम नागी है और फिर नागी बताता है कि मेरे पास काफी सारे लोगों की ऐसी टीम है जो मिल करके यहाँ से भागना चाहती है और मुझे पता है कि तुम भी इस जेल से निकलना चाहते हो, इसलिए हमारा साथ दो। गेंटा
बोलता है कि पहले मुझे मीना की जान बचानी होगी, मुझे मीना को भी अपने साथ लेकर के आना होगा, लेकिन वो दोनों उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और बोलते हैं कि मीना की अभी पनिशमेंट चल रही है, तुम्हें टीवी के ऊपर देखना होगा कि मीना के साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मीना की पनिशमेंट में केवल हेयर निकलता है। इसका मतलब ये है कि केवल उसके बाल के कुछ टुकड़े काटे जाएंगे। अब ये चीज देख करके मीना बहुत खुश होती है। न केवल मीना बल्कि यहाँ पे गेंटा भी खुश होता है कि मीना को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। लेकिन तभी वहाँ पे एक मॉन्क आ जाता है यू को अपने साथ लेकर के, और वो मॉन्क आते ही इन पे हमला करने लगता है। गेंटा जाता है उस मॉन्क के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो मॉन्क तुरंत ही गेंटा को पीछे धकेल देता है। इसके बाद मॉन्क एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालता है जिसको ये अपने हथियार में बदल देता है और फिर गेंटा को बोलता है कि मैं प्रे करूंगा कि तुम्हारी सोल को हेवन दिया जाए। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे सीरो आ जाती है और इस मॉन्क के हथियार को तोड़ देती है और फिर वो वहाँ पे गेंटा से बोलती है कि देखो तुम्हारी सुपर हीरो आ गई। और यहाँ पे सीरो को देख लेने के बाद मॉन्क डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। गेंटा इसके बाद ग्रुप के बाकी मेंबर से मिलता है और सब लोग बहुत खुश थे कि गेंटा उनकी मदद करेगा यहाँ से बाहर निकलने में। अब यहाँ पे जो नागी है वो सीरो को कुछ खाने के लिए देता है। तभी एक आदमी सीरो से पूछता है कि तुम ब्लॉक जी में क्या कर रही थी जबकि तुम्हारे पास तो कोई स्पेशल पावर नहीं है। तो यहाँ पे सीरो बताती है कि मैं शुरू से ही ब्लॉक जी में रहती हूँ। यहाँ पे मकीना बताती है कि कुछ इंस्पेक्टर आएंगे इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी कि एक इंस्पेक्शन के लिए वो लोग आने वाले हैं और किसी तरीके से अगर मैं उनके सामने सारी सच्चाई रख दूं तो हो सकता है जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। यहाँ पे नागी भी अपने सभी लोगों को बोल रहा होता है कि जब इंस्पेक्टर यहाँ पे आएंगे तब हो सकता है तमाकी उनसे सच्चाई छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी समय हमें हमला कर देना है और चारों तरफ ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोगों को रोकने के लिए तमाकी कुछ लोगों को भेजेगा जिनके पास भी स्पेशल पावर होंगी। और यहाँ पे तमाकी को पता चल जाता है कि डायरेक्टर की मौत हो चुकी है और वो इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि अब सारी पावर उसके हाथ में आ जाएगी। यहाँ पे गेंटा जाता है सेंजी के पास और उसको सारी बात बताता है नागी और उसके ग्रुप के बारे में। यहाँ पे सेंजी बताता है कि मुझे पता है उनके ग्रुप के बारे में और मुझे पता है वो लोग क्या करते हैं और मुझे ये भी पता है कि क्यों नागी इस जगह से नफरत करता है और खासकर तवाकी से। तो होता यूं है कि 2 साल पहले नागी को अपनी वाइफ से लड़ना पड़ता है और ये सब जानबूझ के तवाकी करवाता है। अब उस लड़ाई में यहाँ पे नागी जानबूझ के हार जाता है और उसको पनिशमेंट के तौर पे उसका जो गला है उसके अंदर से वोकल कॉर्ड को हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तवाकी रुकता नहीं, वो बल्कि डिसाइड करता है कि वो नागी की वाइफ को भी पनिशमेंट देगा। लेकिन दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो मॉन्क हमला करता है नागी की वाइफ पे और नागी की वाइफ की जान चली जाती है और आखिरी समय में नागी अपनी वाइफ का नाम भी नहीं ले पाता। अब यहाँ पे गेंटा जब नागी से मिलता है तो बताता है कि मुझे पता चला तुम्हारे बारे में और मैं माफी मांगता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब यहाँ पे नागी बताता है कि मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है और ना ही तो मुझे रिवेंज लेना है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँ। लेकिन हो सकता है कि इनका फ्रीडम इन्हें इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्क है उसने अपने एक आदमी को नागी के ग्रुप के अंदर भेज दिया है। इस इन्फॉर्मर का नाम है रुकीरो और ये जाकर के मॉन्क को सारा प्लान बता देता है जो नागी ने डिसाइड किया है। अब वो दिन आ जाता है जब इंस्पेक्शन टीम यहाँ पे पहुंच जाती है और वो लोग कुछ दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं और यहाँ पे नागी सभी टीम मेंबर्स को प्लान बता रहा होता है। वो बोलता है कि हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं, बल्कि ये है कि हम लोग दुनिया को दिखाएं कि यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार होता है और किस तरीके से लोगों की जान ले ली जाती है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोगों ने जो प्लान बनाया है उसको ये लोग एक्शन में लेकर के आएंगे और यहाँ पे गार्ड्स भी देखते हैं कि किस तरीके से हर जगह सिक्योरिटी को तोड़ा जा रहा है। अब इसके बाद इन्हें ब्रिज पार करना होगा आगे जाने के लिए, लेकिन इस ब्रिज के ऊपर एक वेट लिमिट है और अगर उस लिमिट को क्रॉस किया गया तो ये ब्रिज टूट जाएगा। तभी एक आदमी जिसके पास गेंटा की तरह ब्लड का पावर है वो एक ब्रिज बना देता है। लेकिन जैसे ही लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ के दूसरी पार जा रहे होते हैं तुरंत ही वहाँ पे काफी सारे रोबोट आ जाते हैं। वो लोग इनके ऊपर एसिड से हमला करते हैं और इस हमले में 1-2 लोग वहीं पे मार दिए जाते हैं और रोबोट का जो एसिड है वो ब्रिज के ऊपर भी गिर जाता है और उन लोगों को पता होता है कि ये ब्रिज टूटने वाला है। तुरंत ही कारा एक पेनड्राइव दे देती है गेंटा को और बोलती है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, तुम लोग यहाँ से भागो, मैं इस ब्रिज को संभालूंगी। और जब तक सब लोग यहाँ से कहीं दूर नहीं चले जाते तब तक कारा उस ब्रिज को संभालती है। उसके बाद वो अपने ब्लड की मदद से एक शील्ड बनाती है ताकि उसके ऊपर एसिड ना गिरे और इसके बाद कारा जो है वो लगातार रोबोट से लड़ने लगती है। वो काफी सारे रोबोट को तोड़ तो देती है लेकिन आखिरी में ब्रिज टूट जाता है और कारा बाकी रोबोट्स के साथ नीचे जमीन पे गिर जाती है। अब ये सब लोग दूसरी तरफ तो आ जाते हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए इन्हें एलिवेटर की जरूरत पड़ेगी और एलिवेटर तभी चल पाएगा जब नागी अपने साथी के साथ वहाँ पे कंट्रोल रूम के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे नागी को पता चल जाता है कि रुकीरो ने उन्हें धोखा दिया है और यहाँ पे रुकीरो बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि दूसरी टीम के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ। वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि नागी पे हमला करने वाली थी। तब नागी अपनी पावर का इस्तेमाल करता भी है लेकिन नागी की पावर उसके सामने कुछ नहीं थी। तब यहाँ पे नागी डिसाइड करता है कि अगर उसका प्लान फेल हो जाता है तो उसे क्या करना है और यहाँ पे फिर नागी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन उसकी पावर इस लड़की के सामने कुछ भी नहीं थी और वो लड़की लगातार नागी को घायल कर देती है। यहाँ पे नागी समझ जाता है कि उसे कैसे भी करके उस लीवर को खींचना होगा
तभी जाके लिफ्ट काम करेगी। लेकिन ये लड़की नागी को वहाँ तक जाने ही नहीं देती और उसके बाद ये लड़की अपने हथियार की मदद से नागी की स्किन को काटने लगती है और इससे नागी को बहुत दर्द होता है। लेकिन हमें ये बात पता चलती है कि नागी यहाँ पे हमला नहीं करता उस लड़की के ऊपर जानलेवा। उसको ऐसा लगता है कि ये लड़की अभी बच्ची है और ऐसा करने से हो सकता है वो इस बच्ची की जान ले लेगा। लेकिन ये लड़की नहीं रुकती, वो नागी का एक हाथ काट देती है। इसके बाद नागी अपने कटे हुए हाथ को उस लड़की की तरफ फेंक देता है, जिससे कि ये थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और तुरंत ही नागी चला जाता है रुकिरो के पास और उसको एक ही बार में हरा करके वो तुरंत ही लीवर को नीचे खींच देता है। अब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी ऊपर जाने के लिए तैयार थे। वो सब लोग जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे मॉन्क अपनी आर्मी के साथ आ गया है और मॉन्क पहले से तैयार था इन लोगों के लिए, इसलिए वो तुरंत ही इन पे हमला कर देता है। ये लोग भी मॉन्क के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इनकी पावर मॉन्क के सामने टिक नहीं पाती और धीरे धीरे करके हर कोई मर रहा था। अब यहाँ पे रुकिरो को जब होश आता है तो वो बोलता है कि तुम बेमतलब के लिए अपनी जान दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगे और जितने लोग तुम्हारे साथ हैं वो लोग यहीं पे मार दिए जाएंगे और तुमने गलती किया गेंटा के ऊपर भरोसा करके। वो सबसे ज्यादा कमजोर है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे नागी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम देखना जैसा मैंने सोचा है वैसा होके रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि गेंटा के ग्रुप में जितने भी मेंबर थे वो सारे मार दिए जाते हैं और केवल अकेला गेंटा ही बचा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नागी को, जो कि अपने दांतों में से एक चिप निकालता है और लगातार कॉल करने की कोशिश करता है। वो फिर बोलता है कि अगर कोई भी हमारे मीटिंग रूम में अभी अवेलेबल है तो तुरंत हमारी मदद करने के लिए पहुंचे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे सीरो आ जाती है और सीरो एक और आदमी को वहाँ पे देखती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉन्क जो है गेंटा के सामने आ जाता है। गेंटा उस पर हमला तो करता है लेकिन मॉन्क को उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मॉन्क डिसाइड करता है कि वो गेंटा के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो गेंटा के ऊपर हमला करेगा भी तब भी गेंटा को ज्यादा चोट नहीं लगेगी। और तब मॉन्क का एक आदमी आकर के उसे बोलता है कि तुम्हें बुलाया गया है और फिर वहाँ से जाने से पहले मॉन्क गेंटा को बोलता है कि हम फिर मिलेंगे। अब यहाँ पे गेंटा के पास एक हार्ड ड्राइव है और उसके साथ केवल 3 ही लोग बचे हैं जो लोग छुप गए थे जब ये लड़ाई हो रही थी। और यहाँ पे गेंटा सोचता है कि उसे कैसे भी करके इस हार्ड ड्राइव को लेकर के जाना पड़ेगा उन इंस्पेक्टर के पास। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे सीरो आती है और गेंटा से पूछती है कि उस हार्ड ड्राइव को मुझे दो और उसके बाद वो एक ऐसे रूम में उस हार्ड ड्राइव को फेंक देती है जो रूम फटने वाला था। गेंटा उस पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारी आखिरी उम्मीद भी हमारे हाथ से चली गई है। तब यहाँ पे सीरो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ ताकि तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकूं। तभी गेंटा एक पंच मारता है सीरो को और बोलता है कि अगली बार से मेरे सामने मत आना, कहीं दूर चले जाओ मेरी नजरों से। इसके बाद सभी लोग अपनी मीटिंग रूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि कारा अभी जिंदा है। कारा आने के बाद जब सारी कहानी सुनती है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है और यहाँ पे कारा बताती है कि हमें फिर से कोशिश करती रहनी पड़ेगी, बस हमें किसी तरीके से एक आदमी को इंस्पेक्टर के पास भेजना है ताकि वो अपनी पावर दिखा सके इंस्पेक्टर के सामने और उसको सारी सच्चाई बता सके। कारा को इस बात का भरोसा होता है कि नागी अभी जिंदा होगा, क्योंकि मॉन्क उसको इतनी जल्दी मारेगा नहीं। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, नागी अभी भी जिंदा होता है और मॉन्क उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए रखा है ताकि तुम अपने ग्रुप को छोड़ करके मेरा ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे मकीना अपने साथी के साथ मिल करके तमाकी के रूम में घुस जाते हैं और बाद में तमाकी के कंप्यूटर से सारा डेटा कॉपी कर रहे होते हैं। लेकिन तुरंत ही तमाकी एक इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पे आता है और हमें पता चलता है कि कुछ इंस्पेक्टर भी तमाकी के साथ मिले हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रुकिरो तुरंत ही मीटिंग रूम में आता है और बोलता है कि जो हार्ड ड्राइव हमें दिया गया था उसके अंदर बम था। इसका मतलब ये है कि हमें धोखा दिया गया है और कोई तो गद्दार है जो हमारे बीच में रह रहा है। और ये सुनने के बाद गेंटा को ऐसा लगता है कि शायद सीरो सही बोल रही थी और वो सही में उसकी जान बचाना चाहती थी। अब यहाँ पे जो मॉन्क है वो लगातार नागी को फोर्स कर रहा होता है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए और वो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पुराने ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी जान ले लूंगा। अब यहाँ पे सीरो बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि गेंटा ने उसके ऊपर चिल्लाया है और वो सोच रही होती है कि गेंटा ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है और कुकी खाने लगती है और कुकी खाते खाते वो रो रही होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रुकिरो तुरंत ही अपना प्लान सबको बता देता है और बोलता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम सबको धोखा दिया है। इसके बाद वो अपनी बाकी आर्मी को भी वहाँ पे ले आता है और फिर बोलता है कि सब लोग मिल करके गेंटा के ऊपर हमला करो। और यहाँ पे 2 लोग सामने आते हैं गेंटा के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उसी वक्त सेंजी भी आ जाता है बीच में ताकि वो गेंटा की जान बचा सके। और यहाँ पे फिर बोलता है कि तुम में से जो भी स्ट्रांग हो वो आकर के मुझसे लड़े। इसके बाद सेंजी अपने हथियार से इनके ऊपर हमला तो करता है, लेकिन इनका हथियार जो है सेंजी के सामने टिक जाता है और उनको कुछ भी नहीं होता। तब यहाँ पे सेंजी डिसाइड करता है कि वो अपने ब्लड को और भी ज्यादा ताकतवर करेगा, यानी कि अपने हथियार को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। और इतना करने के बाद वो उनके ऊपर सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है, जिसके बाद वो उनके काफी सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। और यहाँ पे रुकिरो जो अभी थोड़ी देर पहले हंस रहा था वो फिक्र करने लगता है अपनी जान के लिए। उसको ऐसा लगता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं नागी को, जिसको काफी सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हेलो गाइस, बस हो गया आज के लिए।